तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 6 जून 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, लास्ट वीडियो का रिकैप ले लेते हैं हमारे एपिसोड 26 का। उसके अंदर जो हमने कैश स्टॉक डिस्कस किया था HFCL, वो हमने 40 के लेवल पे डिस्कस किया था और उसने अपना फर्स्ट टारगेट जो 25% हायर था, अराउंड 50, वो अचीव किया है लास्ट वीक में ही। और उस वीडियो में हमने जो डेरिवेटिव स्टॉक डिस्कस किया था ONGC, उसमें भी हमें शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और उसके अंदर एक अभी फ्रेश ब्रेकआउट का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में अभी काफी पोटेंशियल बाकी है। तो वो वीडियो ऑलरेडी 2-3 वीक्स अर्लियर हमने पोस्ट किया था, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो अभी इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपके टॉप स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है वो रिफ्रेश करना चाहते हैं तो वो भी दोबारा से एक बारी वीडियो को देख के जो उनके सेकंड टारगेट्स हैं उसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। और इसी के साथ हम एक और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि इन द मीन वाइल हमने डेली मार्केट एनालिसिस की सीरीज भी स्टार्ट की है। तो अब हम आपके साथ वीकेंड के साथ साथ डेली भी अपने जो व्यूज़ है मार्केट को लेके, चाहे वो इंडेक्सेस में हो चाहे वो स्टॉक्स में हो, तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो लर्निंग एंड जो अर्निंग एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ बेटर हो। तो आई होप आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी चैनल के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसी के साथ आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने कैश स्टॉक पिक किया है वो एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग। तो चलिए हमेशा की तरह इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसका एक बिजनेस ओवरव्यू लेते हैं। तो मैंने इसकी वेबसाइट खोल दी है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में। और जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तो ये सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बनाती थी, एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स। सो हैंस उसी एलिवेटर और कन्वेयर से मिलकर ही इसका नाम बना है एलिकॉन। तो चलिए अब कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो है पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर ट्रांसमिशन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इसका जो पावर, इसका कोई पावर से रिलेशन नहीं है कि जो हम एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है ये बेसिकली जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जो मशीन को पावर प्रोवाइड करते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो इन्होंने रिडक्शन गियर यूनिट सेटअप करी थी 1962 में और एक सेपरेट गियर डिवीजन सेटअप करा था 1976 में। तो ये पावर ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली ये गियर बॉक्सेस बनाती है मेजरली। और जो इनका जो हेलिकल गियर बॉक्स है वो ऑल ओवर एशिया में जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर वाइडली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। और जो इनके गियर बॉक्सेस है वो कूलिंग टावर्स में यूज़ हो सकते हैं, पावर प्लांट्स में, और टेलीकमांड एंटीना ड्राइव एंड सैटेलाइट्स में भी यूज़ होते हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में जो यूज़ होते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो हेलिकल गियर बॉक्सेस है जिनके वाइडली एक्सेप्टेड है, प्लानिटरी गियर बॉक्सेस बनाते हैं, वार्म गियर बॉक्सेस, कपलिंग्स, हाई स्पीड, विंड टर्बाइन, कस्टम बिल्ट गियर बॉक्सेस भी ये बनाते हैं, लूज गियर्स भी बनाते हैं और मरीन गियर बॉक्सेस भी ये बनाते हैं। तो ये 9 टाइप के गियर बॉक्सेस बनाती है ये कंपनी। अब चलते हैं इनके जो सेकंड सेगमेंट है प्रोडक्ट्स में। तो इनकी दो मेन प्रोडक्ट डिवीजन है, एक पावर ट्रांसमिशन जो हमने अभी देखी है और एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ये बनाते हैं। तो ये मैंने खोला हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का मतलब है जो बड़ी बड़ी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या फिर जहाँ पर हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी जगहों पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं, उनमें जो मटेरियल हैंडलिंग का जो काम होता है, उनके जो मटेरियल्स होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, उनको जो हैंडल करने की जो मशीन्स होती है वो ये लोग प्रोडक्ट, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये जो कंपनी है, ये इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैकेनाइज्ड बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन इंडिया। तो अब देखते हैं इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में। तो ये एक रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इनका पूरा, एक स्पेशलाइज कन्वेयर्स जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये एलिवेटर्स एंड कन्वेयर्स बनाने से स्टार्ट किया था इन्होंने काम अपना। ये एक फीडर्स जो ये बनाते हैं, ये वैगन ट्रिपलर और एसोसिएटेड इक्विपमेंट, जो वैगन्स होते हैं जैसे कि ट्रेन के जो कोचेस होते हैं उनको हम वैगन बोलते हैं, तो उस तरीके के जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ये क्रशर्स भी बनाते हैं, केबल्स, जो बड़ी बड़ी जो केबल्स के जो आपने ड्रम देखे होंगे जो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखते हैं, ये वो ड्रम्स भी बनाती है। ये आइडल पुलीज, मैग्नेट वेयर्स, वैगन ट्रक लोडर्स, रिक्लेमर्स, बैगिंग एंड वेइंग मशीन, ये सब बनाते हैं।
और ये पोर्ट इक्विपमेंट भी बना सकती है। तो ये है इसकी दो जो मेन जो इसकी प्रोडक्ट डिविजन्स है, और एक जो थर्ड है इसकी ये है फाउंड्री डिवीजन। और अब जो इनकी एलिकॉन्स की जो फाउंड्री डिवीजन है ईएफडी, वो कास्टिंग एंड मशीनिंग सर्विसेज अपने कंपनी के अलावा अदर कंपनीज को भी प्रोवाइड करती है। तो ये है इसके मेन जो तीन डिवीजन है, प्रोडक्ट डिवीजन। अब चलते हैं जो ये इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं। तो इनका जो पावर ट्रांसमिशन का जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो किस किस इंडस्ट्री में है, वो सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर, स्टील, पावर, प्लास्टिक, मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री, विंडमिल, केमिकल, पाम, मरीन, रबर इंडस्ट्री, क्रेन इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। तो कुल मिला के इन्होंने 13 इंडस्ट्रीज लिस्ट करी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर इनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। और अगर इनका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के एप्लीकेशंस देखें तो वो पावर इंडस्ट्री, माइनिंग, स्टील, पोर्ट्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये तो 6 टाइप की इंडस्ट्रीज में इनका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज होता है। तो एक बहुत बड़ा वाइड इंडस्ट्री स्पेक्ट्रम है इनके पास जो इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो ये आगे आने वाले टाइम पे इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये है इनका इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। अब मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट चीज़ जो है इसके अंदर, वो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ये चीज़ें बनाते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाया है, वो है भानु भाई मेमोरियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इसी की आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो काफ़ी एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, एक न्यू टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एक इन्होंने सेंटर बनाया है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस करते चले जा रहे हैं, और ये काफ़ी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं इस समय। और आगे जो इनके नंबर्स है, तो फाइनेंशियल नंबर्स हम देखेंगे, वो भी अब इसी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू में देखें तो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अब देखते हैं इसके जो की पैरामीटर्स हम हमेशा स्टडी करते हैं, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो जून 2020 में इसने 3 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, और उसके बाद कंपनी एक टर्न अराउंड करती हुई नजर आ रही है, और अभी 59 सीआर का प्रॉफिट सितंबर में पोस्ट किया, और लास्ट जो मार्च में इसका रिजल्ट आया है उसके अंदर इसने एक 74 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर हम इसके प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इसका जो हिस्टोरिकल डेटा है जून 2018 से जो हमारे पास क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है, तो अराउंड 12 से 15 की रेंज में, रादर 10 से 15 की रेंज में हमारे को देखने को मिलता था। लेकिन अब जो लास्ट के जो 3 क्वार्टर्स हैं, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, उसके अंदर हम देखें तो क्लियरली एक रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, एक नया ऑर्बिट में चला गया है इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी अब एक फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे भी एक नई टेरिटरी में एंटर होती हुई नजर आ रही है। और अगर यही इसका हम क्वार्टरली ईपीएस भी देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। यही जो जून 2020 में जो इसने नेगेटिव जो पोस्ट किया था -1.84, वहाँ से ये चेंज होता हुआ 1.96 अब हुआ, और उसके बाद अब 2.82 इसने रिसेंट क्लॉक किया है। और अगर हम इसके एफआई होल्डिंग्स देखें तो उसके अंदर कोई खास चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, और जो लास्ट के तीनों क्वार्टर्स में एक स्टेबल नंबर ही है 0.31% का। तो ना तो एफआई इसके अंदर इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही डिक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं अपना स्टेक। तो ये एक न्यूट्रल फैक्टर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो इसका टेक्निकल चार्ट खोल दिया मैंने आपकी स्क्रीन पे, और जो चार्ट खोला है वो है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए खोला है क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेकआउट आया है वो काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है, तो इसको इजीली स्टडी करने के लिए, दिखाने के लिए मेरे को मंथली चार्ट फ्रेम यूज करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा हुआ था स्टॉक। ऊपर की रेंज देखे तो 96, और नीचे का अगर लेवल देखे तो 25 के आसपास। और इसी रेंज में स्टॉक ने कम से कम 2009 से लेकर अभी 2021 तक का, मतलब कि 11-12 साल इसने इसी रेंज में बिताए हैं। और अब इसका 11-12 साल का ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है हमारे को, और वो ब्रेकआउट जो है वो लास्ट मंथ के प्राइस एक्शन पे हमें देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने स्टॉक को पिक किया है अपने इस वीडियो के लिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो इसने 2009, 2010, 2015 और 2018 में इसी रेंज से, 96 की रेंज से हमेशा इसने रेजिस्टेंस ली है,
और अगर 2017 का हम टाइम प्राइस एक्शन में आपको दिखाऊं तो वो इसने देखिए क्रॉस किया था उसका जो रेंज है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से हमारे को एक सेलिंग देखने को मिली। अब जो हमारे को जो अभी जो रिसेंट जो एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मई के अंदर इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो अबव इस लेवल का दिया है, और जून मंथ में इसके अंदर हमें एक फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि जो अब इसका जो ब्रेकआउट है वो कंफर्मेशन हो चुकी है उसकी, और ये अब आगे आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा अपसाइड हमारे को दिखा सकता है। तो ये है इसका सिंपल प्राइस एक्शन और प्राइस पैटर्न जो आपको मैं दिखाना चाहता था। और अगर इसकी वॉल्यूम्स देखें तो कॉन्स्टेंटली जब से ये 25 के लेवल से इंक्रीज करना शुरू हुआ है, राइज करना शुरू हुआ है इसका प्राइस, तभी से हमें इसके अंदर काफ़ी हैवी वॉल्यूम में एक्शन देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली जो इसकी वॉल्यूम्स रहती हैं। और जो इसका ब्रेकआउट जो मंथ था, जो लास्ट मंथ मई का मंथ था, उसके अंदर अगर हम देखें तो जो ऑलरेडी हाई वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा था, उसके बाद भी उससे भी डबल वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। और यही सेम वॉल्यूम हमें लास्ट के अटेम्प्ट्स में भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके अंदर हमारा ब्रेकआउट जो था वो कंफर्मेशन की तरफ नहीं बढ़ा था, या फिर वो 2015 की तरफ फेल हो गया था इसी रेजिस्टेंस लेवल पे। तो ये है इस स्टॉक की जो टेक्निकल चार्ट की स्टडी है। अब देखते हैं इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो इसके आने वाले 3 से 6 महीने में इसके दो टारगेट्स जो है वो हो सकते हैं। जो एक इमीडिएट टारगेट है वो है 160 की रेंज में, और जो सेकंड टारगेट है वो हो सकता है 200 और 215 की रेंज में। तो ये इमीडिएट इसका मीडियम टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं, और स्टॉक अभी जो अवेलेबल है वो है 124 के आसपास। तो ये है स्टॉक के ऊपर पूरी डिस्कशन हमारी। अब चलते हैं हमारे डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो डेरिवेटिव स्टॉक जो पिक किया है वो जो लास्ट वीक जो काफ़ी एक लाइमलाइट में जो सेक्टर रहा एनबीएफसीज का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, तो उसमें से पिक किया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पे खोला हुआ है, और ये काफी, तो ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे गिरता हुआ आया है। मैं आपको मंथली चार्ट में इसका एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अप्रैल 2019 में, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो लेवल था ये 864 865 का लेवल था। वहां से किसके कांस्टेंट एक डिक्लाइन चलता हुआ आ रहा है, एक डाउनफॉल चलता हुआ आया, और स्टॉक ने जो अपना बॉटम बनाया वो अराउंड 100 के आसपास बनाया है। तो इतना बड़ा इसके अंदर एक फॉल देखने को मिला है, और उसके बाद अब ये स्टॉक अब ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए इसके वीकली चार्ट पे वापस चलते हैं। अगर वीकली चार्ट में हम देखें तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए रेजिस्टेंस जो है इसकी प्लॉट करी हुई है। रेजिस्टेंस जो है इसकी 246 और 250 के बीच में थी। तो अराउंड जून 2020 में इसने यहीं से रेजिस्टेंस ली, और उसके बाद दिसंबर से लेकर मार्च में इसने 2-3 अटेम्प्ट्स लगाए हैं, और वहीं पर इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस ले लेके वापस से एक करेक्टिव मूव हमें दिया है। और अगर यही नीचे के अगर सपोर्ट का लेवल का देखें तो एक बार अराउंड 126 और 162 के लेवल पे रिसेंटली इसने सपोर्ट लिया है। और अब जो है लास्ट वीक का जो इसका एक्शन है उसमें देखें अगर, तो इसने रेजिस्टेंस को अपनी ब्रेक किया है क्लियरली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारे को 261 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो ये है इसका पूरा प्राइस एक्शन, और इसके अंदर एक पैटर्न फॉर्मेशन भी हुआ है इसी प्राइस एक्शन के बदौलत। तो वो पैटर्न है, उसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये उसका भी ब्रेकआउट देते हुए नजर आया है। तो ये है इसका जो मेन रीजन है हमारे पास, जो जिसकी वजह से हमने स्टॉक को पिक किया है। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो सपोर्टिंग वॉल्यूम है वो कैसी है। तो वॉल्यूम दिखाने के लिए मैं आपको डेली चार्ट पे लेके गया हूँ। तो ये जो कल ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के सेशन पे, इसके अंदर एक काफी हाई वॉल्यूम हमारे को एक्शन देखने को मिला है। तो वॉल्यूम वाइज भी ये एक हमारे को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे पैटर्न फॉर्मेशन में इसने पूरा 1 साल लिया है, तो ये काफी अच्छा एक पैटर्न हो सकता है, और यहाँ से स्टॉक काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये काफी एक हाई बीटा स्टॉक माना जाता है। और जो इसका एक एफआई और डीआई का डेटा है, नॉर्मली हम डेरिवेटिव स्टॉक में नहीं शेयर करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि एफआईज और डीआईज अगर हम देखें तो दोनों ही सितंबर 2020 के बाद अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईज ने अपना स्टेक अराउंड 28% से अब जो रिसेंट है 33.61 कर लिया है। डीआईआईज हैं, उन्होंने 10.28 से 12.74 किया है। तो इसी एक्यूमुलेशन पीरियड में दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है इस शेयर में। तो चलिए अब इसके टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट जो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रही है वो दिख रही है इस लेवल पे। तो ये जो टारगेट है ये है 365 का, जो कि यहाँ से अराउंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है। और जो सेकंड टारगेट हो सकता है जो पैटर्न के हिसाब से भी बन रहा है वो अराउंड 400 के आसपास हो सकता है। और अगर हम इसको मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहें तो
आई वोंट बी सरप्राइज जो ये इसके जो लेवल दिखाया था जहाँ से ये एक इसका फ्री फॉल शुरू हुआ था अराउंड 570 का लेवल, तो ये वहाँ तक भी जा सकता है आगे आने वाले 6 महीने और 1 साल के बीच में। तो ये है इन दोनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन। अब दोनों को समराइज कर लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक डिस्कस किया था वो था एलिकॉन इंजीनियरिंग। कैश स्टॉक है, अभी अवेलेबल है 124 के आसपास। तो उसके जो टारगेट्स है वो है 160 और जो सेकंड टारगेट है वो है 200 की रेंज में। और जो सेकंड डेरिवेटिव स्टॉक जो हमने डिस्कस किया है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वो भी अवेलेबल है 261 के आसपास। और उसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 360 का है और जो सेकंड टारगेट है इमीडिएट वो 420 के आसपास हो सकता है। और जो मीडियम टर्म का अगर किसी ने होल्ड करना हो कैश में लेके, तो उसको आराम से आगे आने वाले 6 महीने और 1 साल के बीच में 500 और 600 के आसपास के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और इन दोनों स्टॉक्स में जो भी हम पोजीशन लेंगे, जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। सो गाइस, सी यू ऑन मंडे नाउ इन आवर डेली market analysis video. Thank you and have a nice trading week ahead.